छोड़ लीजिए। नमो लोए सवसाहुणम् एसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलार्णं च सफेस्यम् पडमं हवै मंगलम् पडमं हवै मंगलम्। Thank you. Now, without any delay, with great respect and devotion, I humbly request respected Sadhvi Shri Shashwat Poonaji Marasa to kindly share her valuable thoughts and guide us on the topic Men Within Men. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? बढ़िया, वेरी गुड। बढ़िया का मतलब क्या? बढ़िया का मतलब क्या? अब ट्रांसलेट कर दो। गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट। बढ़िया इज अ हिंदू उर्दू वर्ड है, उसका हिंदी क्या होगा? उसका हिंदी क्या होगा? बढ़िया का हिंदी क्या होगा? बहुत अच्छा। वन ऑफ माई फ्रेंड, मुझे जब हम बनारस के पैदल ट्रैवलिंग में थे तो मेरी अरेंजमेंट उसी ने की थी, कि वो बनारस का था, हम उसे पंडित कहते थे कॉलेज में। तो मैंने बोला, पंडित जी मेरी व्यवस्था कर, हम लोग बनारस आ रहे हैं। तो मैं उसको जब भी फ़ोन करती थी कुछ भी काम के लिए, मतलब कैसे है, कैसा है, तो बोलते ठीक हूँ। 2-3 बार उसने बोला ठीक हूँ, तो मैंने बोला कभी कभी अच्छा भी हो लिया कर। ठीक ही रहते हो या कभी कभी अच्छे भी होते हो? बट आपका जवाब बहुत अच्छा था एंड आई लाइक इट। प्रॉपर तो नहीं बना, बट ठीक है। ये आपने कहीं देखा होगा, उसके बारे में सुना भी होगा। व्हाट इज दिस? ये क्या है? According to Chinese philosophy, it's yin and yang. It represents कि आपकी दुनिया कैसे काम करती है। ये सिर्फ एक साइन बताती है कि आपकी दुनिया कैसे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, इंटरकनेक्टेड है और कैसे कॉम्प्लीमेंट्री है। दिस ओनली वन साइन।
लेट मी एक्सप्लेन इट। हम इस दुनिया में जब रहते हैं तो दुनिया बैलेंस बनाने के लिए होती है। अकॉर्डिंग टू साइंस बैलेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। एम आई राइट? यहाँ से काफ़ी कुछ लोग बच्चे साइंस के हैं। बैलेंस बहुत ज़रूरी है। केमिस्ट्री में भी कितना % डाइल्यूशन चाहिए उस हिसाब से एसिड में पानी डाला जाता है, पानी में एसिड डाला जाता है। फिर से पूछती हूँ, आई थिंक मुझे तो ये 8th स्टैंडर्ड के सिलेबस में था। पानी में एसिड डाला जाता है डाइल्यूट करने के लिए, या एसिड में पानी डाला जाता है? पानी में एसिड डाला जाता है, क्योंकि एसिड में अगर पानी डालोगे तो एसिड की हीट से पानी इवेपोरेट होगा, वेपर बनेगा और तुरंत वो एसिड को सिंपल स्कूल के इसके लिए साइंस स्टूडेंट होने की भी जरूरत नहीं है, स्कूल में ही पढ़े हम लोग ये सब। स्कूल का कुछ याद ही नहीं है। ये अटेंडेंस वाला चक्कर है ना, आपको बाद में किया करूँगा। सम काइंड ऑफ आपका जो हिलन चलन होता है ना, मुझे कोमोशन जैसा दिखता है। प्लीज ना। कोमोशन क्या होता है पता है? कोमोशन किसको कहते हैं? कोमोशन इसको कहते हैं जब कोई गड़बड़ होती है, जहां यूजुअल से कुछ अलग खलन चलन होती है, झगड़ा होता है छोटा छोटा, उसको हम कोमोशन कहते हैं। इसलिए आपका ये जो मुझे कोमोशन दिखता है। मैं ऐसा नहीं कहती कि आप एकदम स्टडी डिसिप्लिनरी आर्मी के ऑफिसर्स की तरह बैठे रहो, नो, बट ऐसा भी ना करो कुछ हिल रहा है कुछ जा रहा है, आपका ध्यान मेरे से ज्यादा साइन करने में है, वो मुझे खटक रहा है। मैं अपना इम्पोर्टेंस कहीं कम नहीं करना चाहती। इसकी बात करते हैं। तो ये चीजें होती है कि एवरीथिंग इस दुनिया में सबसे अच्छी चीज होती है बैलेंस बनाना। लाइफ में अगर बैलेंस है तो एवरीथिंग इज गुड, अगर इनबैलेंस है तो तकलीफ है। इमोशन भी बैलेंस्ड है तो प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो तकलीफ है। आपके एकेडमिक्स में, आपकी पढ़ाई में, आपकी फ्रेंडशिप में, आपके रिलेशन में, आपके समाज में, आपकी फैमिली में अगर सब कुछ बैलेंस है तो एवरीथिंग इज गुड। अदरवाइज ये उसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। चाइनीज फिलोसॉफी ने इसको बहुत अच्छे से माना है। द टू एनर्जी फ्लो बताता है, एक्टिव पैसिव मोशन बताता है, एवरी एनर्जी डार्क एंड लाइट को रिप्रेजेंट करता है। सिर्फ एक साइन पूरी दुनिया के यूनिवर्स के वर्किंग पैटर्न को बताता है। उसमें एक चीज खासियत आप ध्यान रखो, मैं पूरा नहीं कर रही हूँ। एक ब्लैक होता है, एक व्हाइट होता है, और खासियत है जो ये दो है, इसमें जो ब्लैक में होता है ये एक व्हाइट डॉट होता है और व्हाइट में एक ब्लैक डॉट होता है। व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? इट शोज द इंटरकनेक्शन ऑफ अस। एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है जेनेटिकली, हम लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। साइंस में मैं यही कहूँगी, मैं ना अपर साइंस की बात नहीं करती, स्कूलिंग तक जो आपने बेस साइंस पढ़ा है वो आपके दिमाग में है कि सब भूल चुके हो, रैपआउट हो गया है? चलो नहीं होगा, मैं रिकॉल करा दूंगी। साइंस में मेल जीन्स में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होते हैं, राइट? और फीमेल में एक्सेस। According to that, Y chromosome is represent the male DNA and X is female DNA। तो पता है आपके अंदर भी एक स्त्री मौजूद है। मैं नहीं कह रही, जेनेटिकली आपके डीएनए में भी एक लेडीज है, आपकी मॉम है, वो स्त्री आपकी माँ है आपके अंदर। कभी आपने एहसास किया? ये रिप्रेजेंट यही करता है। आपको लगता है लेडीज में तो सिर्फ एक्सेस क्रोमोसोम है, तो उनमें उनके फादर नहीं होते हैं। डीएनए इज अ मिस्ट्री, बहुत अलग दूसरे तरीके होते हैं। ये बहुत बेस डीएनए में हमें ये सिखाया गया है। एवरी मेल के अंदर एक फीमेल है और एवरी मेल के अंदर एक फीमेल है और फीमेल के अंदर एक मेल है। एवरी डार्क के अंदर एक लाइट है और लाइट के अंदर एक डार्कनेस होती है। दिया जलाओ तो नीचे ट्यूबलाइट के नीचे भी
डार्कनेस है, विदाउट डार्कनेस लाइट एग्जिस्ट नहीं कर सकती, और लाइट के बिना डार्कनेस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। को एग्जिस्टेंस जो अपना एक दूसरे का है, ये रिप्रेजेंट करता है ये। पर शायद हम ये आज तक समझ नहीं पाए, हम अपने डीएनए को समझ नहीं पाए। पर ये समझना हमारे लिए का, हम लोग उतने जीनियस नहीं है कि डीएनए की स्टडीज करें। तो खुद को समझे कैसे? सबसे पहले हमें ये चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपका स्वभाव, लेकिन आपकी जो अपब्रिंगिंग हुई वो बहुत डिफरेंट हुई। कोई बच्चा जब बचपन में रोता है, आप भी रोए होंगे, या आईने के सामने थोड़ा बहुत ज्यादा देखते होंगे, तो आपके पेरेंट्स, आपके आसपास, आपके रिलेटिव्स ने क्या कहा होगा? लड़कियों की तरह क्या बिहेव कर रहा है कि नहीं? और छोटी छोटी बातों में रोते थे जब बहुत बच्चे थे। आज तो रोना ही मुश्किल हो गया आपके लिए। रोते थे तो आपके आसपास आपके रिलेटिव्स क्या कहते थे? बच्चियों की तरह, लड़कियों की तरह क्या रोते हो? और यही कारण हुआ कि आपको लगा रोना वो लड़कियों का काम है, और आपने अपने अंदर से रोना खत्म कर दिया। सबसे पहला नुकसान आपका हुआ, आपके अंदर से इमोशंस को एक्सप्रेस करने की ताकत छीन ली गई, ये समझा के कि आप पुरुष हो, आप लड़के हो, आप रो नहीं सकते। सही है? सही है? रोना हो तो कैसे रोते हो? खुल के रो पाते हो? आज रोने का मन नहीं करता, या रोना ही नहीं आता? बस यहां से आपने खुद को खोना शुरू किया। मैं सिर्फ रोने की बात नहीं कर रही, लेकिन मैं ये हूं इसलिए मैं ये नहीं कर सकता, ये सोच ने आपको खत्म करना शुरू किया। ये कभी पता ही नहीं चला कि आप क्या कर सकते हो, क्या जरूरी है। रोना इज द यूनिवर्सल इमोशन। दुख का अनुभव ये यूनिवर्सल इमोशन है। उसमें लेडीज क्या, जेंट्स क्या, मेल क्या, फीमेल क्या, लड़का क्या, लड़की क्या। जब दुख एहसास हो रहा है, दुख का अनुभव है, तो उसको एक्सप्रेस भी तो करना पड़ेगा। आप कब एक्सप्रेस करते हो और कैसे करते हो? इसीलिए जब आप रो नहीं पाते हो तो आपके दुख में आप वो सब करते हो जो कंप्लीट डार्क साइड है। और यहाँ पे किसी ने स्टार वॉर्स सीरीज देखी है? किसकी कितनी सीरीज, कंप्लीट सीरीज देखी है स्टार वॉर्स? अभी नहीं, छोड़ दो, पुरानी। डार्थ वेदर के बारे में सुना होगा, द विलन ऑफ द स्टार वॉर्स सीरीज। वो कैसे बना? Once was an emotional, lovable, kind, generous guy. दुनिया का सबसे बड़ा विलन कैसे बन गया? क्यों बन गया? नहीं हो तो प्लीज देख लेना स्टार वॉर्स सीरीज। आपको लगता हो कि महाराज जी फिल्मों की बात ही क्यों करते हैं? क्योंकि मेरे पास दूसरा जरिया नहीं है, बुक्स तो आप पढ़ते नहीं हो। मैं दे दूंगी, बोलूंगी कितना बोरिंग, सभी हमको किताब ही पढ़ने के लिए बोलते हैं। ये भी बोरिंग साध्वी जी, हमको भी किताब ही पढ़ने के लिए बोल रही हैं। ऑलरेडी ना किताबें हैं आपके पास, और आपको एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ इधर उधर के फालतू बकवास चीजें देखते हो, इससे बेटर है कुछ अच्छी चीज देख लो। सही है ना? कैसे हो गया कि एक इमोशनल बंदा एकदम से उतना गुस्से में भर गया कि उसके इमोशंस खत्म हो गए? क्योंकि कहीं ना कहीं उसे समझाया गया कि इमोशन तुम्हारी कमजोरी है, जिसे आपको समझाया जा रहा है कि इमोशनल होना इंसान को कमजोर बना देता है। और इसी कमजोरी को छुपाने के चक्कर में आप वो बन गए जो कभी आप होना नहीं चाहते थे। आप वो बन गए जो कभी आप थे नहीं और ना कभी हो सकते हो। इसलिए पूरी जिंदगी आप अपने फादर को देख लेना, अधूरापन उनके चेहरे पे दिखेगा। वो लाइफ की वो खुशी कभी कर ही नहीं पाते महसूस, क्योंकि वो अधूरापन कभी जिंदगी में खत्म ही नहीं होता है। सबसे बड़ी, मैं कभी कभी लिटरली बीइंग अ वुमन में कभी कभी सोचती हूँ, आज मैं कहती हूँ मेरे लिए जेंडर मायने नहीं रखता, मैं एक न्यूट्रल, एक आत्मा की तरह मेल फीमेल दोनों को जब देखती हूँ तब मुझे लगता है जितना अन्याय पुरुषों के साथ हुआ है उतना स्त्रियों के साथ नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी दुनिया में कहानियों में बताया गया है कि स्त्री बेचारी अबला है, अबला बना के तबला बजाती है। वो सही में अबला बनती है, अबला है, वो रो सकती है, खुलेआम रो सकती है, और आप बेचारे रो भी नहीं पाते। और इसलिए जब आपका रोना किसी और फॉर्म में बाहर निकलता है
तब भी आप ही गलत होते हो। सही हो कि नहीं हूं मैं? Yes. रोना होता है और गुस्सा करते हो। जब भी आपको रोने का मन करता है, जब भी आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो और लगता है दुखी हो, तब ज्यादा चिढ़ते हो, क्रैंकी हो जाते हो, और तब भी आप ही गलत होते हो, जबकि आप तो एक्चुअली विक्टिम हो। लेकिन आपको बचपन से सिखाया गया कि रोना वो लड़कियों का काम है, आपका काम नहीं है। मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि लड़का होता क्या है। रोने से लड़के होने का कोई संबंध नहीं है। दे आर नॉट रिलेटेड। ये समाज ने बना दिया और आपने अपना लिया। आप अपने आप को वैसे एक्सेप्ट करें जैसे आप हो, एक इंसान के रूप में, न स्त्री न पुरुष, न मेल न फीमेल। उसके पहले आप एक इंसान हो। अब इंसान किसे कहते हैं? एक इंसान ह्यूमन क्या है? एक सोशल एनिमल है। और सोशल होने का मतलब क्या होता है? जो रिश्ते बनाता है और जो रिश्ता निभाता है, जो समाज बनाता है। और समाज उस संबंधों की जाल है जो इंसान खुद बनाता है। उसके बीच वो सिक्योर महसूस करता है। तो आप समाज बनाने के लिए बने हो। आप संबंध बनाने के लिए बने हो। और संबंध किससे बनते हैं? भावनाओं से या पैसों से? क्या आप अपनी भावनाओं से वाकिफ हो? बहुत अच्छा वर्ड है उर्दू का, वाकिफ हो। आपकी भावनाओं के जानकार हो। भावनाओं के स्तर पे आपके साथ आपका माइंड, आपका हार्ट इतना मतलब लिटरल मैसी है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि हकीकत में आप सोचते क्या हो, आपको चाहिए क्या और आपको करना क्या है। Am I right or wrong? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों के दिल के साथ होती है। दिमाग अच्छा है क्योंकि दिमाग से ही काम लेना आपको बचपन से सिखाया है, लेकिन अकेला दिमाग पत्थर जैसा हो जाता है। और इसलिए आपके फादर के साथ सबसे ज्यादा झगड़ा आपका होता होगा, माँ के साथ नहीं होता होगा। दुनिया में जैसे सास बहू की नहीं पटती, ऐसे बाप बेटे की भी नहीं पटती। पटती है? बड़े हो जाओ, कमाने लगो और बाप के साथ एक ही धंधे में बैठो, फिर पता चल जाएगा क्यों नहीं पटती। लेकिन माँ बेटी का ऐसा नहीं होता, माँ बेटी की बहुत पटती है। तो फादर के साथ क्या प्रॉब्लम है आपकी, और आपके साथ क्या प्रॉब्लम है कि दोनों एक दूसरों के साथ मतलब प्यार तो करते हो, लेकिन कभी एक दूसरे को समझाया? आपके फादर आपको प्यार नहीं करते, लेकिन आपको कभी एहसास हुआ कि वो प्यार करते हैं, या आपने मान लिया कि वो प्यार करते हैं? मैं दो चीज बोलती हूँ, आपको एहसास हुआ कि वो आपसे प्यार करते हैं, या आपने मान लिया है कि वो आपसे प्यार करते हैं? एहसास हुआ। कब हुआ? मल्टीपल टाइम। अब रियल चीज पे आती हूँ मैं। कब हुआ? जब उन्हें आपकी पसंद की चीज लाके दी, या उन्होंने अपने इमोशंस एक्सप्रेस किए? आज तक किए? कभी किया? जिस तरह से माँ एक्सप्रेस करती है, आपके फादर ने अपना प्यार टुवर्ड्स आपकी तरफ एक्सप्रेस किया कभी? बोलो। कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही आज मेरे सामने बोलने की, पर यहाँ बैठे 95% लोगों के मन में ना है, इसलिए आपने मान लिया है कि आपके फादर आपको प्यार करते हैं। माना हुआ ट्रुथ है, और इसी के कारण ये अधूरापन हमेशा चलता चला जाएगा। एंड ऑफ योर लाइफ। कैसे पूरा करोगे? हम हमेशा क्या होता है ना, जब बड़े हो जाते हैं अपने पेरेंट्स को छोटी छोटी बातों के लिए कोसते हैं। शायद इन्होंने ऐसा कर दिया होता तो हमारी लाइफ कुछ और होती। उन्होंने जन्म दे दिया, उन्होंने पढ़ा लिखा दिया, आपकी जिंदगी तो आपकी, आपने आपकी जिंदगी से क्या किया उस पर वो जिम्मेदार नहीं है। चलो आपने आपके फादर की टूवर्ड्स आपका, उन्होंने आपका अपना प्यार आपकी टूवर्ड्स नहीं एक्सप्रेस किया, आपने किया?
आपने किया? कभी फादर को बोला ऐसे ही विदाउट रीजन, कुछ चाहिए था, कुछ काम निकलवाना था, ये सब चीजें न हो, कोई रीजन न हो, विदाउट रीजन आपने अपने फादर को कहा कि पापा बहुत याद आ रही है एंड आई लव यू? कभी कहा? क्यों रोकते हो खुद को? माँ से भी कहते हो ना, तो वो माँ से इसलिए नहीं कहते, लेकिन माँ आपकी इतनी केयर करती है, शायद आप माँ को यूज करते हो और उसके टुवर्ड्स भी आपका प्यार कभी आपने कभी जाहिर नहीं किया। इतना करती है आपके लिए कि कभी कभी आप उसकी समथिंग वी कैन बी यू ओ हर। कभी कुछ ऐसे दबा हुआ सा लगता है, बर्डन सा लगता है कि वो इतना करती है तो क्या करे, मजबूरी में प्यार। सही हूँ गलत हूँ मैं ना आपके आईना, आज मैं सिर्फ मिरर रखूंगी आपके सामने, मैं आपको समझाने नहीं आई, कोई टिप्स देने नहीं आई हूँ। आज का लेक्चर सिर्फ मिरर है, जहां आप खुद को देख सको जैसे हो वैसे, बिना किसी आपके लेयर्स के, बिना किसी मास्क के। जब तक आप खुद को नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि गलती कहाँ हो रही है। माँ से भी इसीलिए लगाव रखते हैं क्योंकि इतना कर लेती है कि दब गए होते हो, और यही भावनाओं के कारण आप आपके आगे के रिलेशंस में भी वही कैरी फॉरवर्ड करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता ही नहीं है कि आपकी भावनाएं कहाँ जा रही है। आपको इतना पता है आपको चाहिए क्या, वो क्लियर है। आपको क्या चाहिए, आपकी गोल क्लियर है, क्योंकि आपकी बुद्धि क्लियर है। प्रॉब्लम आपके दिल में है। दिल बचपन से दबाया गया, भावनाएं नहीं बताना है, क्योंकि भावनाशील होना लड़कियों का काम है, पुरुष में स्त्री होती है। उस चीज को आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप आपके दिल की रिस्पेक्ट करो, भावनाओं को एक्सप्रेस करो। मुश्किल होता है आपके लिए, अभी शुरुआत करनी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपको लगता है कि कैसे कहे, क्योंकि कभी कहा नहीं। बराबर है ना? कॉलेज में तेरे बहुत सारे सब्जेक्ट थे जो कभी पढ़े नहीं थे, कि सारे चीज पढ़ के आए थे स्कूल में। फर्स्ट डे ऑफ योर कॉलेज आपको याद है? कैसा था? कैसा था? हम थोड़ा सा डरे हुए, थोड़ा सा कंफ्यूज, थोड़ा सा एक्साइटेड, इतना मिक्सअप इमोशन था कि हम आज तक नहीं समझ पाए कि वो दिन था क्या। फिर धीरे 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 बहुत सारे आते आते फिर सेटल डाउन हो गए। पहला दिन ही भूल गए कैसा था। लेकिन स्कूल का वेकेशन के बाद का पहला दिन हमेशा याद रहता था, क्यों? बहुत एक्टिव, उसमें मिक्सअप इमोशंस नहीं थे, एक ही इमोशन था, एक्साइटमेंट ओनली। तो बस ये चीजों को आप एक्सप्रेस करना सीखो। एक चीज समझ के चलो कि ये जो चीज है ना, साइन को हमेशा याद रखो। तुम्हारे अंदर कुछ और है जिसको आपने कभी जाना नहीं। आपके पास बुद्धि है तो आपके पास दिल भी है। ये दो चीजें हैं, एक एक्टिव है, एक पैसिव है। तो अभी दिल को एक्टिव कहोगे या पैसिव कहोगे? इट्स अप टू यू। कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, आपकी मर्जी। आपको दिल को एक्टिव में रखना है, बुद्धि को एक्टिव में रखना है, दिल को पैसिव में रखना है कि बुद्धि को पैसिव में रखना है। जिसको जहां जरूरत हो वैसे आप यूज करो। इमोशन होने की जरूरत भी है, हो बताओ। यहां पर मैं आपको एक चीज सिखाना चाहूंगी, हाउ टू एक्सप्रेस एंड हाउ टू अंडरस्टैंड इमोशंस। Don't try to change yourself. Don't push hard to change yourself. Just be. अपने पे काम करो, खुद को बदलो मत। आप जो हो वैसे हो, अच्छे हो। कुछ और बनने के चक्कर में कौवा हंस नहीं बन सकते का हंस कौवा नहीं बन सकता, कौवा कोयल की तरह गा नहीं सकता और कोयल कौवे की तरह काका नहीं कर सकती। न कोयल ग्रेट है ना कौवा ग्रेट है। हमें कोयल की अच्छी आवाज लगती है इसलिए हमको कोयल अच्छी लगती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छी है, वो आपको अच्छी लगती है, ये आपकी सोच है। पर दोनों अपनी जगह अपनी पहचान लेके हैं। तो आप जो हो वैसे ही रहो, कुछ और बनने की कोशिश मत करो। मैं यहाँ सिर्फ इतना सिखाने आई हूँ, सिखाऊंगी जरूर, हाउ टू एक्सप्रेस
and how to understand the words. बहुत मुश्किल होता है सामने वाले के शब्दों के पीछे के भाव समझना। आप जब मुझे देख रहे हो तो मुझे सिर्फ सुन रहे हो या मेरी बॉडी लैंग्वेज भी देख रहे हो? दोनों। मुझे सुन भी रहे हो, मेरे बॉडी लैंग्वेज भी देख रहे हो, मेरे फेस के एक्सप्रेशंस भी आप देख रहे हो, मेरे एवरी मूवमेंट कहीं ना कहीं मेरी इमेज आपकी आंखों में बना रहा है, राइट ना? Yes. हाँ। अब मुझे ज्यादा इम्पैक्टफुल क्या है, मेरे वर्ड्स या मेरी बॉडी लैंग्वेज? मिक्सअप आंसर है। किसी को बॉडी लैंग्वेज, किसी को वर्ड्स, किसी को मेरा, दोनों में से कुछ भी नहीं। पॉसिबिलिटी है, कुछ भी नहीं। क्योंकि शायद वो लोग, ऐसा तो नहीं है यहाँ पे सबकी मैं आंखें देखती हूँ, कभी कोई थका होगा, किसी को नींद आ रही होगी, मेरी बात पे बोरिंग भी लगी होगी, जबरदस्ती लाया गया होगा तो सुनना है, बैठ जाते, चलो एसी चल रहा है, मस्त नींद कर लेते हैं। कब मौके मिलते थे ना कॉलेज में, हम भी ढूंढते थे कुछ ऐसा मिल जाए, एसी चल रहा हो आराम से सो जाओ, ऐसा मौका हर कहाँ मिलेगा। क्लासरूम में तो पंखे चलते हैं। तो थिंग इज दैट जब किसी को समझना हो तो सबसे पहले उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, फिर दूसरी चक्कर उसकी आंखें देखो। उसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको समझ में आ जाएगा कि उसके वर्ड्स के साथ उसकी बॉडी लैंग्वेज मैच खा रही है कि नहीं खा रही है। तो आप किस पे भरोसा करोगे, शब्दों पे, बॉडी लैंग्वेज पे? स्मार्ट हो सब लोग। सबसे पहले उसके शब्द नहीं, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो। वर्ड्स आर मीनिंगलेस, बिहेवियर ही आप देखो, क्योंकि इंसान का बिहेवियर इंसान की नीयत बताता है, शब्द नहीं। शब्द तो कैसे भी बोला जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है, बड़े सदा के लगते हैं। पता है पहले क्या हुआ करता था, जब आपके शायद मॉम डैड को, अभी तो मुझे नहीं पता उनका डेटिंग टाइम पीरियड कैसा था, बट मैं जब पहले के लोगों को देखती हूँ तो मैं तो मेरे मॉम डैड को भी पूछती थी, आप लोगों के एंगेजमेंट के बाद आप कब पहली बार मिले थे? आपने आपके माँ बाप को पूछा या हिम्मत भी की? अरे बाप रे, लाइफ बहुत बोरिंग है आप लोगों की फिर तो। सीरियसली आपने अपने माँ बाप को नहीं पूछा कि एंगेजमेंट के बाद आप पहली बार कब मिले थे और कैसे मिले थे? ओह माय गुडनेस, हमने तो पूछा भी। हमने ये भी कहा कि आप न्यूली वेड थे तो कैसे आपकी जाते थे, आप संडे क्या करते थे, एंड वी रिक्रिएटेड आल्सो। मेरे पेरेंट्स चेन्नई रहते थे, बनवार जी की दीक्षा हो गई थी, मेरी नहीं हुई थी, तो मैं ही, माय ब्रदर एंड मॉम डैड, हम लोग चेन्नई गए और मैंने मम्मी को रिक्वेस्ट की थी, पापा को, कि आप संडे को जिस तरह से जहां से जाके जहां खाते थे हमको वैसे ही आपके साथ करना है। तो हमने वापस उनके साथ वो जिंदगी जी, उन्होंने जब वो जी थी जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। और मेरे पापा ने वो चीजें एक्सप्रेस भी की थी, बहुत प्यार से बोला था कि हम लोग वहां पे चेन्नई में थे तो पेपर डोसा मंगाता था मैं, कि मुझे मजा क्या आता था, बड़ा सा पेपर रोल आता था, मम्मी सामने बैठती थी तो डोसे के पीछे से मम्मी का चेहरा नहीं दिखता था, तो मैं ऐसे डोसा फोड़ता था और मम्मी को देखता था। हाउ रोमांटिक ना। आपने पूछा नहीं तो आपके पापा ने बताया नहीं, हमने पूछा तो पापा ने एक्सप्रेस किया, हमने उनके साथ रिक्रिएट किया, हमने उनकी उस चीज को हमने महसूस करने की हमारी चॉइस थी, बाय चॉइस, और इसीलिए हम जिंदा रहे। आप मरते जा रहे हो। आपके माँ बाप कैसे थे ये जाने बिना उसको रिस्पेक्ट कैसे कर पाओगे? इसलिए मैंने बहुत बोला, माय गुडनेस, आपने कभी पूछा ही नहीं, मतलब आपके माँ पेरेंट्स की लाइफ कैसी है वो जानने में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। इट शोज दैट ना हाउ सेल्फिश यू आर। सिर्फ आपकी पड़ी है, पेरेंट्स की नहीं। आपका उसी बिहेवियर से मैंने आपको जज किया। समझ में आया आपके बिहेवियर से क्या जज हो सकता है? इंसान ऐसे ही बिहेवियर से आपको जज करता है। तो इंसान के बिहेवियर से आप जज कर सकते हो क्या क्या हो सकता है। दूसरा और एक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आपको समझ ही नहीं आए कि बताना चाहिए, ये आपके एक्सक्यूजेस है।
मैंने जब ये कहा तो बोले ऐसा थोड़ी कि हम अपने पेरेंट्स को प्यार नहीं करते, हमको समझ ही नहीं आया कि पूछना चाहिए। सही है ना? सबके दिमाग में यही एक्सक्यूज था ना? बोलो। फिर दूसरा एक्सक्यूज था, ऐसे कैसे पूछ ले बड़ों को ऐसी बातें। खुद अपने लिए बात कर सकते हो, माँ बाप के लिए नहीं पूछ सकते। ये दो चीजें एक्सक्यूज थी आपकी उन कमजोरियों को, आपकी उन गलतियों को छुपाने के लिए। लेकिन आपके बिहेवियर से अगर सही चीज निकलती है तो यही निकलती है, जब किसी का बिहेवियर आप ना समझ सको तो आप हमेशा जिंदगी में धोखा खाओगे, क्योंकि चीजें आपके सामने क्लियर नहीं होगी। आपकी बुद्धि रॉन्ग डायरेक्शन में सोचेगी और आपका दिल हमेशा कंफ्यूज रहेगा। तो कभी जब आपको अपनी बातें एक्सप्रेस करनी होगी तो आपको ये नहीं समझ आएगा कि एग्जैक्ट किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, चाहे वो ग्रेटिट्यूड हो, चाहे लव हो, चाहे हैप्पीनेस हो, इवन योर सॉरोज एंड मिजरीज ऑल्सो। इससे जब आप भी दुखी होते हो तो बोल नहीं पाते हो, और ज्यादा खुश होते हो तब भी नहीं बोल पाते हो। बोल पाते हो? बस ये बोलना सीखो, बस बोलने का तरीका सीखो। ट्राई करो, आज से रोज प्रैक्टिस करो बोलने का। आपका मन जो सोचता है, सिंपल एक एग्जाम्पल के साथ देती हूँ। कोई इंसान, कोई फ्रेंड्सों में हमेशा होता है कि कोई ग्रुप में किसी ना किसी को हमेशा थोड़ा सा उसको डाउन फील कराने के लिए कहीं ना कोई कुछ ना कुछ कमेंट करते रहते हैं। कोई इंसान हमेशा आपके साथ सरकास्टिकली बात करता होगा, am I right? कोई ना कोई होगा जो सरकास्टिकली बात करता है, उसके साथ उसको टारगेट करते हैं। अभी हाउ टू आंसर सरकास्म, कैसे करोगे? उसके शब्दों को देखोगे, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखोगे। चलो मैं मेरे लाइफ का एक एग्जांपल देती हूँ। मुझे एक बहुत बड़ी साध्वी मिली थी, हम लोग थे चलते में, मतलब आई थिंक जब मेरी आई एम टॉकिंग अबाउट 2008, मेरी एज भी उतनी नहीं थी। अब उनका दीक्षा पर्याय, मतलब उनको दीक्षा लेके जितनी मेरी एज थी उससे ज्यादा तो उनको दीक्षा लेके ईयर्स हो गए थे। इतना बड़ी साध्वी, इतना बड़ा नाम, बड़े बड़े नेता जिनके भगत थे, वो हमको बस एक बार मिल गए रास्ते में ऐसे ही। वो भी कर रहे थे, हम भी कर रहे थे, और एक पॉइंट आया जब हम लोग क्रॉस किए और एक दिन साथ रहना हुआ। मॉर्निंग में वो उनके ग्रुप के साथ थे, हमारा रहना उन्हीं एक ही कैंपस में अलग रूम में था। देन फाइनली शाम को हम गए, सुबह हमारा काम था सब कुछ करके, तो उन्होंने हमको सरकास्टिकली एक चीज बोली, अरे क्या होता है इंसान आपकी, उन्होंने कहा अरे बाप रे आप तो कितनी बड़ी महान साध्वी हो। इतनी बड़ी साध्वी जब मुझे बड़ा बता रही है, मेरी बहन महाराज जी को बड़ा बता रही है, इसका मतलब क्या निकला बताओ? बोलो। सरकाज़म था। दूसरा उनका मोटिव क्या था? नीचा दिखा ना, मैं आपको फिर पूछती हूँ, उनका मोटिव क्या था? थोड़ा सोचो। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। जिस साध्वी जी जो इतनी बड़ी है, उन्होंने हमको महान और बड़ा बताया, इस साध्वी का मोटिव, एक्चुअल मोटिव क्या था? सोचो, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सोचो। डिस्कशन भी कर सकते हो आज बाजू में। वो मुझे नीचा दिखाना चाहती थी? नहीं, वो अपनी प्रशंसा मेरे मुंह से करवाना चाहती थी। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब वो जो चाहे मैं बोल दूं, इसका मतलब है मैं अपना स्टीयरिंग उसके हाथ में दे दूं और मैं पपेट की तरह एक्ट करूं। होता है ना आपके साथ भी? अब लेकिन जवाब तो देना था, सब बहुत सारे लोग बैठे थे, जैन श्रावक बैठे थे। मैंने उस साध्वी जिसको बहुत प्यार से कहा, हाँ हम बड़े ही हैं, बस उम्र में आपसे थोड़े से छोटे हैं।
एंड वो सुन के वो इतनी शॉक थी, उसके बाद वो एक सेंटेंस नहीं बोल पाई। हम बड़े ही हैं, तुमने हमको महान कहा ना, यस एक्सेप्टिंग। आपने मुझे महान कहा, इतनी महान साध्वी अगर मुझे महान कहती है तो मैं महान हूं, बस उम्र में आपसे थोड़ी सी छोटी हूं। इंसान की शब्दों के पीछे के मोटिव आपको क्लियर होते हैं, जिस दिन ये क्लियर हुई आपकी लाइफ की सारी क्लियरिटी होना शुरू हो जाएगी। मोटिव्स नहीं ढूंढ पाते हो, क्यों? क्योंकि आपका हार्ट बंद करके रखें दरवाजे सारे। आप इमोशंस एक्सप्रेस करो, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो, बहुत जरूरी है। मैं और मेरे बहन महाराज जी साथ में रहते हैं, 27 इयर्स में उनके साथ रही। हर छोटी बात में आज भी हम एक दूसरे के साथ कभी कभी डिस्कशन करते हैं, रात को 3 बजे 4 बजे हमको याद आता है, अरे बाप रे 4 बज गए, अब चलो सोते हैं। दोनों साथ में रहते हैं, फिर भी हम लोग बातें करते हैं। पेरेंट्स से कब बातें करते हो? शुरुआत करो बातें करने से। मैं एज ए काउंसलिंग जब करती हूँ तो काफी बच्चे मुझे मिलते हैं, कभी कभी उनको प्रैक्टिस के लिए बोलती हूँ। इवन आज भी है, एक बच्चे ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, उसके बाद मेरे पास काउंसलिंग के लिए लेके आए थे, सूरत में ही। उस बच्चे को मैंने बोला कि डेली तुझे 5 मिनट मेरे साथ बात करनी है, फिक्स टाइम दिया है। मैं फोन उठाऊं ना उठाऊं तुम्हें फोन करना है, मैं आज बात करूं ना करूं तुम्हें मुझे फोन करना है। सिर्फ रोज 5 मिनट मुझसे बात ही करता है वो बच्चा। लेकिन धीरे धीरे उसने शॉप जाना शुरू कर दिया, थोड़ा खुला होना शुरू कर दिया। उसकी सुसाइड टेंडेंसी अब लगभग न के बराबर हो गई। बात करने से कैसे सॉल्व होता है? मैं बात में कुछ भी नहीं करती, बस पूछती हूँ क्या किया बेटा, कहाँ गया था, किससे मिला था, बस वही जो बातें किसी से नहीं कर पाता है। आज इसको देखा, दुकान गया था, अच्छा नहीं लगा, वो बंदा मिला, उसको देखा, उसको देख के थोड़ी जलन महसूस हुई। ये जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे वो बोलना शुरू हुआ। आपको घुटन नहीं लगती जब नहीं बोल पाते? तो बोलना शुरू करो। क्या होगा बोलने से? बोलने से धीरे 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 आप अपनी इमोशंस को रिलीज करते हो। डैम देखा होगा, एक डैम की कैपेसिटी होती है सर्टेन गैलन और लैक्स ऑफ गैलन वाटर। उससे ज्यादा पानी हो जाए तो क्या करते हैं? रिलीज कर देते हैं पानी। क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। सारे गेट्स खोल देते हैं एक साथ? नहीं। कैसे करते हैं? थोड़ा 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 थोड़ा। आप नहीं कर पाते हो तो आपको थोड़ा थोड़ा ये चीज रिलीज करनी होगी। आपकी बातें करना शुरू करो फैमिली से। फ्रेंड्सों से तो करते हो, कभी कभी फ्रेंड्सों से भी नहीं हो पाता है, भरोसा नहीं कर पाते हो। नॉर्मल बातें, मैं ये नहीं कहती अपनी बातें शेयर करो, लेकिन नॉर्मल बात तो करो। आपने क्या देखा, क्या नहीं देखा। सामने वाला शायद ये बातें ना समझ पाए, शायद इसको जवाब भी ना दे, लेकिन धीरे 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 आपके अंदर बदलाव आएगा कि आपको बोलने की आदत पड़ेगी। आज आदत ही नहीं है, आपको कुछ आदत डालो। बोलने की आदत, कहने की आदत। इसलिए जब कुछ कहना होता है तो टाइम चूक जाता है, बाद में फिर रिग्रेट हाथ में रह जाता है, काश बोल दिए होते। फिर बोलते भी हो लेकिन टाइम अप्रोप्रिएट नहीं होता है, इससे आपके बोलने का कोई इफेक्ट आपकी लाइफ में जो आनी चाहिए इम्पैक्ट वो नहीं मिलता है। तो सबसे पहले एक्सप्रेस करना सीखो, इससे धीरे धीरे आपके इमोशंस क्लियर होंगे और धीरे धीरे बोलना शुरू होगा। एंड दूसरी चीज कहूंगी ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड कैसे करोगे? हमारे मतलब में ग्रैटिट्यूड का मतलब जिसने बहुत सारी मदद की है उसको थैंक यू बोलना, सही है ना? अभी मैं होटल मैनर्स की बात करूंगी, टेबल मैनर्स। आप होटल में जाते हो और वेटर आपको परोसता है, उसका तो जॉब है, फिर भी आपको उसको थैंक यू बोलना होता है कि नहीं? बोलना होता है। क्यों बोलते हो? वो तो उसका काम है। मैनर्स के नाम में आपने ये सिखा लिया, लेकिन घर में जब माँ परोसती है थैंक यू बोलते हो? रास्ते पे जा रहे हो, आपका रुमाल गिर गया हो या पेन गिर गई हो, कोई उठा के दे उसको आप क्या बोलते हो? थैंक यू।
लेकिन आपके रूम में आपका रूममेट कितनी नीचे हुई गिरी हुई चीज आपको उठा के देता है, थैंक यू बोलते हो? रूममेट को बोलते हो, लेकिन भाई बहन को नहीं बोलते। थैंक यू बोलना सीखो। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है, मैं ये नहीं कहती कि आप ग्रेटिट्यूड का मतलब है आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाओ और इमोशन के बहाव में बह जाओ, ऐसे बाढ़ आ जाए आपके दिल में और आप एक्सप्रेस करना सीखो। कुछ आदतें डालो कि क्योंकि जिस आदत आपकी एक सिंपल सी आपका मन है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि आप ऑन करोगे तो ऑन हो जाएगा, ऑफ करोगे तो ऑफ हो जाएगा। ये मन है, उसको आदत नहीं डालोगे तो वो काम नहीं करेगा। जिसलिए जब आपको थैंक यू कहना था आप थैंक यू नहीं कह पाते हो, जब सॉरी कहना था तब सॉरी नहीं कहा, और पूरी जिंदगी उस रिग्रेट में, उस अधूरेपन में आप मरते हो। काश सॉरी बोल दिया होता, काश थैंक यू बोल दिया होता। हर छोटी चीज में आदत डालो, आपके इमोशन एक्सप्रेस करो। बचपन से जिस चीज से आपको ट्रेनिंग दी गई, जो आपके साथ अन्याय हुआ है, उसके सामने आवाज उठाओ। आपको कोई अधिकार है आपकी भावनाएं व्यक्त करने का, और जैसी है वैसी, गुस्से से लपटी हुई। एक मिनट समझो कि एक फादर का जो पोर्ट्रेट समाज में हुआ है, एक गुस्सेल, इररिस्पॉन्सिबल, इमोशनलेस इंसान। Am I right? Am I right? आप आगे चल के फादर बनने वाले हो, चाहोगे आपका भी वैसा ही पिक्चर बने कि आप वैसे हो तो नहीं हो तो वैसा दिखाते क्यों हो? ये जो मेल ईगो के नाम के चक्कर में आप लोगों की बुरी स्थिति कर दी गई है, मेल ईगो, जेलस, लेडीजों से ज्यादा जेंट्स में जेलस होती है, बहुत ज्यादा होती है। इसका कारण है यू हैव, सॉरी टू से दिस, बट जेनेटिकली आपके इनबैलेंस जेन्स है, एक्स एंड वाई। इसके लिए आप बहुत जल्दी इनबैलेंस होते हो, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हो, दैट्स प्रूवन। मुझे मेहनत लगती है जब लेडीजों के अंदर की बात निकालनी हो, मुझे बिल्कुल मेहनत नहीं लगती कि किसी लड़के के अंदर की बात निकालनी हो। 1, 2, तीसरे सेकंड में तो अपना बकना शुरू कर देगा। और किसी गर्ल का काउंसलिंग करनी हो तो मुझे मेहनत लगती है, एटलीस्ट 2 मिनट तो आराम से लगती है मुझे, तब उसके अंदर से बातें निकलना शुरू होती है। आपकी बहुत इनबैलेंस माइंड है, आप नहीं कर सकते, आप अपने आप को नहीं रोक सकते। जेनेटिकल है ना आपका, तो क्या वो कमजोरी के साथ लेके चलोगे? अगर आपको D3 की डेफिशिएंसी है तो उसके साथ जियोगे? बोलो, उसके साथ जियोगे या कहीं ना कोई ओरल सिंथेटिक लोगे? और कहीं ना कहीं उस डेफिशिएंसी को कवर करके अपने आप को हेल्दी बनाओगे। मैं आपको यही कहती हूँ, हो सकता है कि कुछ चीजें आपके जेनेटिकल स्ट्रक्चर में होने की वजह से मोमेंटरी आए, लेकिन वो आपकी लाइफ और आप नहीं हो, आपकी पहचान नहीं है। अग्रेशन ये मेल की पहचान नहीं है जो आपको सिखाया गया है कि हमेशा अग्रेसिव रहते हो आप लोग। सही में आप अग्रेसिव हो? अग्रेसिव हो? शॉर्ट टेम्पर जरूर हो। You have to find out the difference between aggressiveness and the short temperedness. जल्दी गुस्सा आता है, जल्दी चिढ़ जाते हो, लेकिन हमेशा चिढ़े हुए नहीं रहते हो। समझ आ रही है आपको? मैं आप ही की बात आपसे कर रही हूँ। बच्चा, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही है, मजा आ रहा है। ओ, हम इधर में देखो, तुमसे ही बात कर रही हूँ। गर्ल्स को जाके पूछना मेरा एटीट्यूड कितना गंदा है। वो तुम्हारे लिए नहीं, मेरे खुद के लिए है। जब मैं बोल रही हूँ तो कंपल्सरी तुम लोगों को सुनना है। तुम्हारी मर्जी हो तो, तुम्हारी मर्जी ना हो तो। ये जिद है आप में। आपका एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ जो आप में है वो है आपकी जिद। बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है आपकी। पुरुषों की इस जिद ने इतिहास रचा है, लेकिन आप अपनी जिंदगी का इतिहास नहीं बना पा रहे हो। महाराणा प्रताप जिद्दी थे,
पृथ्वीराज चौहान, स्वामी विवेकानंद। एक जिद ने उन्होंने इतिहास बनाया। आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आपको लगता है जिद करना आपकी कमजोरी है? अरे बच्चा हाय कर रहे हो, मुझे ही कर दे हाय। या फिर मैं अपनी वाली पे आ जाऊं? तुमको क्या लगता है साध्वी जी है, रफ नहीं हो सकती? एक चीज याद रखना, दुनिया की सबसे शार्पेस्ट ब्लेड वही है जो दुनिया का सबसे सॉफ्ट एलिमेंट है। क्या है? क्या है? तुम्हें जितनी सॉफ्ट हो ना उतनी खतरनाक भी हो सकती है। अभी भी वो हाय पीछे घुमा, बेटा जा उठ निकल। कोई गर्लफ्रेंड बैठी है क्या जो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हो? आपकी जिद, मानते हैं अपने इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो आपके अंदर सबसे बड़ी आपकी स्ट्रेंथ है वो है आपकी जिद। जिद अग्रेसिवनेस का ही एक पार्ट है, एक प्रकार है, लेकिन आपने उसे एंगर फॉर्म में लिया, इसलिए आपकी जिंदगी बर्बाद होती है, आपके रिश्ते खराब होते हैं, आपकी इमेज खराब होती है। लेकिन उसे ही अगर आप जिद के रूप में लेते तो आपकी जिंदगी बना सकता है, आपके रिश्ते बना सकता है। जिद होनी चाहिए। और इस जिद के कारण बहुत सारी गलत चीजें भी की आप लोगों ने। मस्त दिल्ली का पहला केस कौन सा था? वो नाइट क्लब में हुआ था, जेसिका का केस गूगल पे पढ़ लेना। उस लड़के की जिद के कारण ये हुआ था, गलत चीज, वो भी आपने जिद के कारण की। क्यों? क्योंकि वो जिद वैसी थी जिसमें इमोशंस नहीं थे। इमोशंस को रिलीज किए बिना की जिद आपको कहीं ना कहीं राक्षस बना देगी, और इमोशंस के साथ आपकी जिद आपको इतिहासकार बना देगी, एक महान इंसान बना देगी। दोनों ही है। हर इंसान के अंदर डार्क एंड लाइट, मेरे अंदर भी एक राक्षस बैठा ही है। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर बहुत ही मैं पवित्र हूं तो मेरी हर चीज पवित्र है। आई हैव अ डार्क साइड ऑल्सो, लेकिन बाय चॉइस मैंने लाइट को चूज किया है, बाय चॉइस मैंने पॉजिटिविटी को चूज किया है। आपकी चॉइस आपकी जिंदगी बनाती है, और आप चॉइस करने में ही गड़बड़ कर जाते हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक वीकनेस आपके साथ पाली हुई है, एक सोच, एक साइकोलॉजी आपके साथ बचपन पे पाली हुई है कि आप इमोशनल नहीं हो सकते। और यही चीज आपके फादर के साथ है, वही चीज आप कैरी कर रहे हो, वही चीज आपका बच्चा कैरी करेगा, और ये समाज में यही चीज से पुरुष की जात बदनाम होती चली जाएगी। इतिहास में राक्षस पैदा होते चले जाएंगे। कभी कोई लेडी राक्षस बनी है? एक ही है। कौन 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 कौन? कौन थी वो? रावण की बहन। राक्षस नहीं थी बेचारी यार, उसको विलन क्यों बनाते हो? विलन बिल्कुल भी नहीं थी। कौन थी? होलिका? नहीं, वो भी नहीं थी, वो भी बेचारी भाई के कारण मरी। एक ही थी। अभी भी नहीं याद है? कृष्ण की लाइफ याद है? कृष्ण को मारने की कोशिश किसने की थी? नाम नहीं पता। पूतना। इतिहास में एक ही मिलती है जिसने आउट ऑफ ड्यूटी काम किया, उसने भी बेचारे ने ड्यूटी के लिए किया। बाकी किसी ने बाय चॉइस अपने एग्रेशन, अपने इमोशन में आके किसी को भी मारने की कोशिश नहीं की। और सारे राक्षस को कोई किसी की ड्यूटी निभा रहे थे या खुद कर रहे थे? आपने होलिका का नाम दिया, होलिका की चॉइस नहीं थी प्रहलाद को मारना। किसने फोर्स किया उसको? उसके भाई ने। पूतना को किसने भेजा कृष्ण को मारने के लिए? और दूसरा सुपर्णखा, उसने तो कुछ भी नहीं किया था। उसकी डिसरिस्पेक्ट तो लक्ष्मण ने की थी। अरे भैया,
जैसे पुरुषों को अधिकार है प्रपोज करने का, ऐसे लड़की को भी तो अधिकार है ना प्रपोज करने का। उसने प्रपोज किया और लक्ष्मण को वो पसंद नहीं थी तो उसको नाक काटने की क्या जरूरत थी? ना कर देता, मना कर देता, निकल जाता वहां से। उसने नाक काटी तो रावण ने बदला लिया। समझ में आ रहा है चीजों को देखने का नजरिया? अब आपको लगता है कि हमको ये क्यों नहीं दिखा, महाराज जी को कैसे दिखा? आपकी ये शॉर्ट टर्म विजन कैसे हुआ और मेरा नहीं हुआ? मैं उससे थ्रू देख पाई, आप क्यों नहीं देख पाए? बहुत सारी चीजें आपकी घटनाएं आपके आसपास होती है, लेकिन उसके थ्रू, उसके पीछे क्या है वो नहीं दिखाई देता। इंसान बात तो कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी सस्पिशियस लग रही है, लेकिन फिर भी आपको उसके मोटिव क्लियर नहीं हो पाते हैं। जैसे मैंने वो साध्वी जी की बात कही, उसका मोटिव आप नहीं समझ पाए कि वो एग्जैक्टली क्या चाहती थी कि उसने ऐसी बातें कही। अब ये चीज आपके अंदर है, वो कैसे क्योर होगी? कैसे क्योर करोगे? अगर मैं एक एक्सरसाइज बताऊं जिससे धीरे धीरे विद इन 6 मंथ्स आपके अंदर भी ये डेवलप होना शुरू होगा, लेकिन यू हैव टू गिव द 6 मंथ्स फॉर दिस, क्योंकि बचपन से आपको आदत डाली गई है कुछ चीजों की जिसके कारण आपके ब्लॉकेजेस, आपके हार्ट के दरवाजे बंद हो गए हैं। लेडीज वुमेन बाय डिफॉल्ट होता है। आपको देखना आपके घर में मॉम डैड के झगड़ों में कॉमन झगड़ा होगा एक, हर घर में। मॉम किसी इंसान को पसंद नहीं करती और हमेशा कहती है इंसान अच्छा नहीं है, और पापा उसमें भरोसा करते होंगे। सही है? हर घर में ऐसा झगड़ा होगा। सुनी होगी कि नहीं? क्यों? और सही हमेशा मॉम ही होती है, इंसान गलत ही निकलता है। वो भी सही है। तो कैसे लेडीज जान लेती है, चाहे आपकी माँ पढ़ी लिखी ना हो, आपकी तरह एजुकेटेड ग्रेजुएट ना हो, चाहे गांव की हो, उसके पास इतनी अकल कैसे आ गई? और आपके पापा अच्छा ग्रेजुएट भी हो तभी क्यों नहीं आई? वो तो 4 दीवारी बंद दुनिया में दुनिया भी नहीं देखी। पापा बाहर दुनिया में देखते, हजारों नए लोगों से मिलते हैं, फिर भी वो नहीं समझ पाया। और घर में 4 दीवार में बैठी हुई किचन में काम करती है, आपकी माँ कैसे समझ पाई? क्योंकि बाय डिफॉल्ट लेडीजों को वो चीज मिली है, आपको नहीं मिली है, आपको डेवलप करनी पड़ेगी। और जिन लोगों ने, एक चीज और बताती हूँ, जिन पुरुषों ने ये किया है उन्होंने ही इतिहास रचा है। चाणक्य, इंसानों की परख जितनी उसको थी, आई थिंक इस 2000 साल में किसी को नहीं आई। वो पुरुष था, लेकिन उसने अंदर की वो स्त्री जिसके पास ये ताकत थी उसको समझा। स्त्रियों को ये ताकत बाय डिफॉल्ट मिली हुई है। आपके अंदर की जो आपकी स्त्री का क्रोमोसोम है, उसके अंदर वो चीज छुपी हुई पड़ी है। आपको मेहनत करके उसको बाहर लाना पड़ेगा। जैसे छाछ में मक्खन होता है, घी होता है, ऐसे ही निकल आता है? नहीं। मैं तो कहूंगी घास में मक्खन होता है, घी होता है। घास में घी होता है? होता है ना। घास गाय खाएगी, गाय दूध बनाएगी, दूध का दही बनेगा, दही का छाछ बनेगा, छाछ में से मक्खन निकलेगा, मक्खन में से घी निकलेगा। अब बोलो, घास में घी होता है? कैसे जवाब बदल दिया आप लोगों ने? फॉर्म रहते अपने जवाब पे, घास पे घी नहीं होता है। तुरंत ही बदल गए तुम लोग तो, वो बिन पहनने का लोटो की तरह। बस ये जो सोच होती है वो आपको डेवलप करनी है। इसके लिए मैं एक प्रैक्टिस कहूंगी, रोज 5 मिनट आकाश की ओर देखो। आपको लगेगा क्या होगा? कुछ मत करो, सिर्फ लेट जाओ, फिर आसमान, खुले आसमान को देखो। रात का नहीं, दिन का देखो। रात का देखोगे तो डिप्रेशन कम होगा, लेकिन दिन का देखोगे तो लॉन्ग विजनरी बनना शुरू करोगे। आपका विजन एक्सपैंड होता चला जाएगा। आंखों की नहीं, दिमाग की दृष्टि खुलेगी। जो किसी चीज के पीछे क्या है, हिडन मोटिव्स देखना शुरू करोगे। शब्दों के पीछे के भाव समझना शुरू करोगे। इंसान शब्द के अर्थ नहीं सुनता है, शब्दों के भाव सुनता है। और ये चीज आपके अंदर नहीं आई है तो उसे डेवलप करो, अदरवाइज लाइफ बहुत कुछ हो जाएगी, लेकिन आप आपके फादर की ही दूसरी कॉपी निकलोगे, जो आप एक्चुअली में बनना नहीं चाह रहे। या कौन सा लड़का है जो अपने
कॉपी टू कॉपी अपने पापा जैसा बनना चाहता है। वेरी गुड। इसमें शर्म की बात है, हाथ और ऊपर करो, पता चले भैया तुम अपने पापा के जैसा बनना चाहते हो। थैंक। मैंने एक सर्वे किया था बिफोर कोविड। मैंने जेंट्सों को पूछा था, सिर्फ मेल्स में के लिए था, क्या आप अपनी लड़की के लिए आपका जैसा पति ढूंढोगे? आप अपनी लड़की के लिए आपके जैसा पति ढूंढोगे? और 100% आंसर ना था, और उनका जवाब था और बेहतर। समझ में आ रहा है क्यों? जो मैंने शुरुआत की थी, आपके अंदर का अधूरापन। हर वो बाप जानता है कि मैं सही जगह पे सही चीज नहीं बोल पाया। हर वो जानता है कि मैं अपने बच्चों को जितना प्यार मेरे अंदर है वो नहीं दे पाया। वो गिल्ट, उस रिग्रेट में चाह रहा है कि मेरी बच्ची को तो मेरे जैसा ना मिले, कोई ऐसा लड़का मिले जो सही में वो जगह पे जो करना है वो करे, वो उसे और रिस्पेक्ट दे, वो उसे अपना प्यार एक्सप्रेस करे। लेकिन दुनिया में ऐसा लड़का मिलना मुश्किल हो जाता है बाप के लिए। उस अधूरेपन में हमेशा रहोगे। उसी अधूरेपन में मरना है क्या आप लोगों को? मरना है। फिर आप भी सोचोगे मुझसे और बेहतर। लेकिन माँ को पूछो अपने बेटे के लिए कैसी बहू चाहिए, तो बोलेगी मेरे जैसी चाहिए। हर लड़की, हर माँ, और मैंने वही सर्वे में लेडीजों से पूछा आप अपने बच्चे के लिए कैसी बहू लाना को चाहोगे, तो सभी का जवाब था मेरे जैसी। ये फर्क क्यों है? क्योंकि आपकी माँ सही टाइम पे सही चीज बोल देती है ना। बट पता है माँ बड़ी खतरनाक होती है, आपको पिटवाती भी वही है। आप छोटे थे, मस्ती करके कुछ आए थे, मारना मत, ऐसा बोला नहीं कि पापा ने हाथ उठाया नहीं। उनको मारने का मन नहीं था। प्रोवोक किसने किया? अरे मत डांटो ना, और जैसे बोला मत डांटो और बोलना शुरू होता है। बट फिर भी मैं कहूंगी प्रिटेंशियस मत बनिए, मिथ्याभिमानी मत बनिए, बट सेल्फ रिस्पेक्ट जरूर होनी चाहिए जो आप में नहीं है। ये मिथ है कि लड़के इगोस्टिक होते हैं, ये रियली मिथ है। सही है, आप लोग इगोस्टिक हो। जवाब देना मुश्किल है क्योंकि खुद को कभी समझ ही नहीं पाए। आप इगोस्टिक होने का दिखावा करते हो, होते नहीं हो। आपको डर है कि ये नहीं दिखाएंगे तो दुनिया में सरवाइव करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हम अगर ऐसा कड़क अपनी इमेज नहीं बनाएंगे तो हम लोगों को हर कोई साइडलाइन कर देगा। इसलिए आप जो नहीं हो वो दिखाने की कोशिश में पूरी जिंदगी लगे रहते हो। आपके पापा भी वही गलती कर रहे हैं, वो गलती आप मत करो। कुछ चीजें मैं अभी कंक्लूड करूंगी। आई थिंक टाइम हो चुका है मेरा। क्वेश्चन आंसर्स मैं लूंगी जिसको भी जो पूछना हो तो। बट मैं फिर से बता दूं, सबसे पहले अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना शुरू करो, धीरे धीरे रिलीज करना शुरू करो। आपके अंदर के इमोशनल बर्डन आपको कहीं ना कहीं एक गलत इंसान बना रहा है। दूसरी चीज मैं कहूंगी, क्या कहा था मैंने दूसरा? मैं भूल गई। बोलो क्या कहा था? ग्रैटिट्यूड शो करो। ग्रैटिट्यूड आपका हर किसी को कहो। बहुत सारी बातें कहिए, बाकी तो वो मिरर था आपके सामने कि देखो खुद को, तुम क्या हो। इमोशंस को रिलीज करो। आपका ग्रैटिट्यूड एट द मोमेंट, मैं हमेशा कहती हूँ आज है ना, अभी करो। कल उसको कहेंगे लाइफ मौका नहीं देने वाली है। और लाइफ में क्या ना, दुकान के बाहर लिखते हैं ना उधार बंद, ऐसे उधार बंद लिख दो। आप कहने यहाँ पे हार्ट पे लिख दो उधार बंद। मुझे भी अच्छा लगा, एट ए टाइम बोलूंगी अच्छा लगा।
नहीं अच्छा लगा एट ए टाइम बोलूंगी नहीं अच्छा लगा, क्योंकि एट ए टाइम बोलने से वो थोड़ा डाइल्यूटेड फॉर्म में आता है। मुझे अभी अच्छा नहीं लगा, सामने वाले ने कुछ बोला, मैं एट ए टाइम करूंगी तो तुम्हारी बातें मुझे अच्छी नहीं लगी, आई डोंट लाइक इट। लेकिन इसको एक बार दबाया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर क्या होगा? स्प्रिंग को जितना फोर्स से दबाया जाएगा डबल फोर्स से रिलीज करता है। इसलिए आप लोग ईगोस्टिक, अग्रेसिव, गुस्से ऐसे दिखते हो। तीसरी एक चीज है आपकी, मैंने एक्सरसाइज बताई है, आपका विजन डेवलप करने के लिए आपको विजनरी बनना है, क्योंकि जब तक आपके अंदर विजनरी पर्सन नहीं आएगा तब तक आप इतिहास नहीं बना पाओगे खुद के। इतिहास का मतलब है महान बनना या फेमस बनना नहीं होता है, एटलीस्ट अपनी लाइफ को अच्छे से जीना होता है। आपको सर्व इंसान के पीछे की नहीं तो धोखा खाते रहोगे। 10 मिनट हो सके तो डेली, नहीं तो हफ्ते में 3 दिन। डेली करोगे तो विद इन 3 मंथ्स, और हफ्ते में 3 दिन करोगे तो 6 महीने में कहीं ना कहीं आपकी चीजें अपने आप आपके अंदर बदलाव आएगा। कुछ चीजें इंसान के पीछे देखनी और समझना शुरू कर दोगे, वो दिखाई नहीं देता, बाहर से कोई चेंजेस नहीं आते हैं, वो अंदरूनी चेंजेस बदलाव आएंगे। रोज आसमान की ओर 10 मिनट देखते रहो, आपको लगेगा क्या होगा आसमान में। मैं अब उसको चीजें एक्सप्लेन करती हूँ कि क्यों मैं कह रही हूँ। आसमान में कहीं कोई एक चीज नहीं है, है बियॉन्ड कुछ है। तो आपकी आंखों की आदत क्या दिखलाती है, आपके ब्रेन को किसकी ट्रेनिंग मिलती है? बियॉन्ड दैट देखने की, क्योंकि कुछ भी तो नहीं है ना वहां, लेकिन फिर भी आपका दिमाग, आपकी आंखें कहीं ना कहीं पहुंचना चाहती है, बिकॉज अपनी आदत है, आपके ब्रेन की, आपकी आंखों की आदत है कि स्पेसिफिक डेस्टिनेशन तक पहुंचे। क्या देखना है? तो कुछ चीज, एक ऑब्जेक्ट देखना है। आकाश में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन बियॉन्ड दैट देखने की कोशिश में आपके ब्रेन को एक आदत लगती है कि बियॉन्ड दैट देखो। तो वर्ड्स के बियॉन्ड क्या है, बिहेवियर के बियॉन्ड क्या है, ये आपके ब्रेन को ट्रेनिंग मिलेगी। यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन। तो 10 मिनट रोज आसमान की ओर देखो। और मैंने दूसरा क्या कहा था? जिद्दी बनो, बट इमोशनल जिद्दी बनना, लाइक महाराणा प्रताप। उनका इमोशन क्या था? जिद तो थी, इमोशन क्या था? फ्रीडम, वो इमोशन था। भगत सिंह का इमोशन क्या था? इज्जत थी ना उनकी, इसलिए जब फांसी के उसके ऊपर जब थे, उनका 2 किलो वजन बढ़ गया था। कैसे हो सकता है ऐसा? क्योंकि जिद थी। जिद्दी बनो और दुनिया जीतो। स्लोगन लिखो, मैंने बहुत सारी चीजें आपको दी है इन 3 दिनों में, लिख के रखो। जिद्दी बनो और दुनिया जीतो। जब तक जिद्दी नहीं बनोगे कुछ भी नहीं हासिल होने वाला। एवरेज लाइफ के साथ ही एवरेज मृत्यु मिलेगी। बियॉन्ड एवरेज जाना है तो जिद चाहिए। मैं नहीं कहती हर कोई फर्स्ट आएगा जिद्दी बन के, और हर किसी को पहला आना ही उसकी लाइफ की अचीवमेंट नहीं है, लेकिन जिद खुद के लिए हो के खुद को चैलेंज, क्योंकि जिद में ही हम खुद को चैलेंज देते हैं। जब तक आप अपने आप को चैलेंज नहीं करोगे, आपके अंदर से आपका बेस्ट नहीं निकलना है, तो आपको आपका बेस्ट बनना है। द मैन विद इन यू बहुत एक इमोशनल, सेंटिमेंटल, अंडरस्टैंडिंग, लविंग एक्चुअल मैन होता है। उसके साथ उसमें जिद होती है। जिद ही उसके अंदर का पराक्रम है। उसकी जिद ही उसका पराक्रम है। उसकी कठोरता उसकी एक्चुअल पहचान है। पत्थर की पहचान क्या है? फूलों से कभी मूर्ति बनी है? फूलों से कभी भगवान बने हैं? भगवान किससे बनते हैं? यू हैव द आंसर। आपके अंदर की कठोरता आपके अंदर का भगवान है। इसलिए कभी स्त्रियों की मूर्ति, माता जी की मूर्ति बनती है, हम उनको पूछते हैं, लेकिन वो भी मूर्ति होती किसकी है? पत्थर। आपके अंदर की कठोरता वो आपकी कमजोरी नहीं है। आपके अंदर की कठोरता आपके अंदर की डार्क साइड नहीं है, वो आपके अंदर के छिपा हुआ भगवान है। वो आपकी स्ट्रेंथ है कि आप एक बार जिद पे अड़ गए तो उस चीज को पूरा करने में
आप अपने कमिटमेंट, अपने वर्ड्स पे टिक सकते हो, लड़ सकते हो और जीत हासिल कर सकते हो। ये आपकी स्ट्रेंथ है। शायद आपने ये आज तक नहीं समझा होगा। आपने अपने आप को कहीं ना कहीं इधर उधर, हम नहीं कर सकते, हम में ये है, उस गुस्से में, इस फालतू बकवास, फालतू इमोशंस में, अपने आप के शो ऑफ में, लड़का मतलब ये सब चीज के अंदर आप खुद को खो रहे हो। खुद को मत खो। इसलिए मैं हमेशा कठोरता में कभी कभी देखती हूँ कि कुदरत ने कितनी सुंदर चीज बनाई है। कठोर पत्थर की पूजा करने के लिए फूलों को यूज करते हैं। पत्थर के भगवान बनाते हैं, उस भगवान को खुश करने के लिए फूल यूज करते हैं। और इन सब के बीच किसकी पहचान खो गई? भगवान रह गया, फूल रह गया, पत्थर इग्नोर हो गया। हुआ है कि नहीं? बस आपकी यही तरह आपकी कठोरता इसी तरह से इग्नोर होती चली गई। समाज में आपकी उस चीज को, आपकी स्ट्रेंथ को इग्नोर किया चला गया, क्योंकि कहीं ना कहीं फूल अपनी स्पॉटलाइट खींच लिया। माँ और बाप के बीच माँ अच्छी लगने लगी क्योंकि वो फूलों की तरह कोमल थी, लेकिन कठोर फादर आपके घर का पिलर था, कभी देखे ही नहीं। आपके घर की, आपके लाइफ की स्ट्रेंथ थी, कभी देख ही नहीं पाए, वो इग्नोर होता चला गया। आपकी भी कहानी यही होने वाली है। अगर आपको आपकी कहानी कुछ और बनानी है जो आपके फादर की नहीं है, तो वो बनो जो आप हो। आपके अंदर की वीकनेसेस, आपके अंदर की स्ट्रेंथ, आपके अंदर की स्ट्रेटजी, आपके अंदर की पॉलिसी, हर चीजों को जानो, समझो, पहचानो और उस पर काम करो। डोंट ट्राई टू चेंज योरसेल्फ। इवन डोंट ट्राई, हाँ बट मैं कहूंगी डोंट ट्राई टू चेंज योरसेल्फ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। मत बदलो, तुम जो हो वही रहो। बस थोड़ा सा अपने आप को समझो, अपने भावों को समझो, अपने विचारों को समझो। और दूसरी बात कहूंगी, उसकी रिस्पेक्ट करो, अपने इमोशंस की रिस्पेक्ट करो। और जो जब आएगा धीरे 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 आप पत्थर के भगवान की तरह पूजे जाओगे समाज में। बस आपके अंदर का पत्थर भगवान बन जाए, ये मेरे आशीर्वाद भी हैं। और मैं चाहूंगी आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके अंदर के उस कठोर पत्थर में से भगवान बनते हुए भगवान की मूर्ति के साथ आपकी उस कठोरता को देखें, वो इग्नोर ना हो। आप अपनी इमोशंस को कह सकते हो, इससे आपकी कमजोरी नहीं बताना। रोना है तो रो सकते हो, ऐसा नहीं है कि पुरुष रो नहीं सकता, रो सकते हो। इससे कुछ आप कमजोर नहीं हो जाओगे, रोने से आपकी स्ट्रेंथ ही बढ़ने वाली है। हंसना है तो हंस सकते हो, कुछ चीजें कहनी है तो कह सकते हो। ऐसा नहीं है कहने से आप कमजोर दिखाई दोगे, नो, कहने से और ताकतवर बनोगे। बस इतना सा आप पाल लो एंड रिस्पेक्ट योरसेल्फ। किसी को कुछ पूछना है? कुछ? कुछ भी नहीं पूछना है? देखो, वेरी गुड। ये मेरा लास्ट है। हाँ यार, चलो आए, बहुत देर से आए। बोलो बोलो। या फ्यू मोर एक्सरसाइज सजेशंस, वेरी गुड। मेरे पास से बहुत कुछ लेना है, मतलब मुझे वापस नहीं बुलाना है। चलो, किसके लिए चाहिए? अब बोलो। माल बहुत है मेरे पास, आपकी डिमांड बोलो। किस चीज के लिए एक्सरसाइज चाहिए? मैंने वो एक्सरसाइज बताई थी कि बियॉन्ड आपके अंदर का एक विजन डेवलप हो, लॉन्ग विजन आपका बने, इसके लिए मैंने एक एक्सरसाइज बताई। आपकी डिमांड क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट मैं एक्सरसाइज बताऊं। क्या चाहिए अब तय करो, फिर मैं एक्सरसाइज सिखाती हूँ। क्या चाहिए इसके अकॉर्डिंग मैं एक्सरसाइज बताऊँ। बहुत सारी है बेटा, ऐसे नहीं बताऊंगी मैं, तुम्हारी डिमांड पे है। डिमांड एंड सप्लाई। क्या चाहिए तय करो। चलो आप लोगों को एक मौका देती हूँ, 2 एक्सरसाइज दिखा सकती हूँ मैं। यस, माइंड को शांत रखने के लिए। कब?
24/7 इज नॉट पॉसिबल, तुम मर जाओगे, मुझसे डेड बॉडी का होता है। अच्छा मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, आई एम सॉरी। नहीं बेटा, क्या होता है, इसने हिम्मत की बोलने की, इससे मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। जब तुम्हें इमोशनल स्ट्रेस होता है या कहीं प्रेशर होते हो या डिप्रेसिव सोच आती है, तुम्हें कब अपने आप को शांत करना होता है या गुस्सा आता है तब कब शांत करना, अकॉर्डिंग दैट एक्सरसाइज होगी। एंगर के टाइम पे सिंपल एक्सरसाइज है, जब भी गुस्सा है स्माइल करो। कुछ नहीं, मैं तो यही करती हूँ, जब मुझे समझ में आता है कि सामने वाला भी ऐसा बिहेवियर कर रहा है, मैं गुस्सा करने के बाद भी स्माइल करती हूँ। देखा ना कल, इतना जबरदस्त स्माइल करती हूँ कि सामने वाला ना तो मेरी गलती निकाल पाता है, मैं अपना रिलीज भी कर देती हूँ। कभी एंगर दबाना मत, एंगर दबा के आप अपने आप का बहुत ज्यादा नुकसान कर लोगे। यू हैव टू रिलीज इट इमीडिएटली, इसलिए स्माइल करो। मैं आपको और एक चीज सिखाऊंगी एंगर में। थैंक यू बेटा, तुमने बहुत अच्छा और हेल्पफुल है ये। जब आपको गुस्सा आता है, आने से पहले आपको समझ जाता है कि अभी आएगा गुस्सा, समझ आता है ना कि सामने वाले ने कुछ गलत बिहेव किया या कोई शब्द ऐसा बोल दिया कि दिमाग एकदम झटके के साथ ऊपर गया ना, तो उस समय स्माइल करो। स्माइल करने से क्या होगा कि आपके पास टाइम आप लेते हो कि अभी इसे अप्रोप्रिएट वे में रिलीज कैसे करें, अप्रोप्रिएट वे में रिलीज कैसे करें, बहुत जरूरी है ये चीज। इसीलिए स्माइल करो। स्माइल से क्या होगा, मेरे बेन महाराज जी का बहुत अच्छा फ्रेंड था वो, उसकी एक आदत थी, कोई इंसान जितना गुस्सा करता है उसके स्माइल करता रहता है, और जितना वो स्माइल करता है सामने वाला और चिल्लाता है, वो और स्माइल करता है, वो और चिल्लाता है, और स्माइल करता है, फाइनली उठ के चला जाता है, पर वो कुछ भी नहीं बोलता, सिर्फ स्माइल करता था। मैंने बोला ऐसा क्यों करता है राकेश तू? तो बोले वो गंदगी फेंक रहा है, मैं अपना ढक्कन क्यों खोलूं? ढक्कन खोलोगे तो दिमाग में जाएगी ना, ढक्कन क्यों खोल रहे हो? इसलिए स्माइल करो, और जरूरी लगे तो बोलो, जरूरी ना लगे तो क्यों कीचड़ में हाथ डालना है। दूसरा और एक्सरसाइज दिखाऊंगी, जब ज्यादा प्रेशर हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को बताया गया है, सिखाया गया है कि एग्जाम्स ये वो सब आपके ऊपर प्रेशर है, लेकिन इससे ज्यादा प्रेशर तो जब यहाँ से निकलोगे ना तब आने वाला है, इतना ज्यादा कि आप झेल नहीं पाओगे। आप यहाँ का छोटा सा प्रेशर नहीं झेल पा रहे हो। पता है प्रेशर ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। आप बोलोगे प्रेशर मेरी तो ऐसी हालत है कि जितना ज्यादा मेरे पे प्रेशर होता है उतना मेरा काम बहुत अच्छा होता है, और एक दो काम करने में मुझे मजा ही नहीं आता है। बोलते क्या है, बिकॉज आई ट्रेन्ड माई सेल्फ। एक्सट्रीम प्रेशर में मैंने काम करना अपने आप पे ज्यादा, उसको इतनी ज्यादा चैलेंजेस दी है कि मेरी आदत हो गई है प्रेशर में। मेरा दिमाग का कंट्रोल कभी नहीं खोता, मैं और ज्यादा फर्म हो जाती हूँ। उसका कारण है कि मैंने प्रैक्टिस की। पता है प्रेशर, पहले दाल बॉईल होती थी चूल्हे पे घंटों तक, लेकिन आज प्रेशर कुकर करता क्या है, प्रेशर क्रिएट करता है, उससे दाल क्या हो जाती है, एडिबल हो जाती है। तो प्रेशर आपको तोड़ता नहीं है, डाइजेस्टेबल बनाता है। तो आपके अंदर की जो धारणा है, लेकिन फिर भी प्रेशर तो प्रेशर है। तो मैं जिस तरह से प्रेशर में अपने आप को हैंडल करती हूँ, प्रेशर आता है बहुत ज्यादा आता है, और जैसे प्रेशर आना शुरू करता है मैं अपने दिमाग को उतना ही शांत रखना शुरू करती हूँ। मैं सिर्फ मेरे दिमाग में प्रेशर आ रहा है, उसके बिना सोच के बिना मैं ज्यादातर तो, क्योंकि म्यूजिक मेरा बहुत पसंदीदा चीज है, मैं कोई ना कोई गाना गुनगुनाती हूँ, बहुत ज्यादा कंटिन्यूस मन में वो गाना चलता रहता है, और जितना प्रेशर ज्यादा उतना वो गाना आराम से चलता रहता है। कभी कभी तो मुंह से गाना शुरू कर देती हूँ। इससे क्या हो जाता है कि मैं प्रेशर में खुद को काम रख पाती हूँ। काम तो करना ही है दिमाग को, और आप देखो विद इन हाफ एन आवर आपका दिमाग उस प्रेशर को प्रेशर की तरह नहीं एज ए काम, और बहुत इजी हो जाएगा काम करना। इससे कोई भी अच्छी चीज जो आपको पसंद हो वो सिर्फ सोचो, करना नहीं है,
प्रेशर में आपके मन को वहां ले जाओ जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। ये 2 एक्सरसाइज तो मैंने बता दी कि स्माइल करो गुस्से के टाइम पे। दूसरा, अपने आप को कहीं ना कहीं हमेशा चेयरफुल रखो। कैसे रखोगे खुद को खुश? स्माइल करके दिखावा नहीं कर सकते हमेशा। पता है, कोई उठा के पागल खाने में भेज देगा, जब देखो तो हंसता ही रहता है इंसान। कुछ कम हो गया इसका, खिसक गई है उसकी। इसलिए हमेशा अपने आप को काम रखने के लिए जो भी करो उसे एंजॉय करो। आप पढ़ाई को पढ़ाई के रूप में लोगे, दैट विल क्रिएट स्ट्रेस। इसीलिए प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि आपको लगता है ये करना पड़ता है। बट आप यहाँ क्यों आए? कुछ बनने के लिए ना, या डिग्री कंप्लीट करनी? माँ बाप ने धक्के मार के बहुत परेशान कर रहे थे, जैसे वो नर्सरी में बच्चे को घर में से थोड़ा जाए स्कूल में शांति हो, ऐसे इसलिए यहाँ पे आए। तो आपको कुछ अब कुछ बनना ही है तो किताबें तो पढ़नी ही है। अगर आपकी किताबों को बनना है तो मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ। बहुत ज्यादा बोरिंग सब्जेक्ट हो ना, उसको शॉर्ट बनाओ, उसको इजी लर्न करने। आपको पता है एप्पल, स्टीव जॉब ने एप्पल को फाउंड किया तो क्यों? क्योंकि वो आलसी था। एप्पल की खासियत क्या है? मैकबुक को खोलो और दूसरे लैपटॉप खोलो, कितना फर्क है उसमें? मैकबुक जल्दी ओपन होती है ना, और दूसरे लैपटॉप को। स्टीव जॉब का एक कोटेशन है, जो आलसी होता है ना वो जल्दी काम करने के तरीके ढूंढता है। तो जो चीज आपको ज्यादा बोर करती हो ना, उसको जल्दी से कैसे समझ सके उसके तरीके ढूंढो। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, जैन फिलोसॉफी में एक है कर्म फिलोसॉफी, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। नॉर्मली इट्स क्वाइट ऊपर की तरह तो बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन जब डेप्थ स्टडी में इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इतना बोरिंग हो गया था, तो हम लोगों ने पूरे 2 ग्रंथ को 2 पेज में, पूरे चार्ट बना के 2 पेज में लेके आए। ग्रंथ पढ़ने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ 2 पेज देख लो काम हो गया। वो पूरे 2 ग्रंथ हमको पढ़ने नहीं पड़े, सिर्फ 2 पेज में काम निपटा दिया। और यही चीज मुझे काम में आई जब मैं अपनी ब्राह्मी की रिसर्च कर रही थी, पैलियोग्राफिकल। 500 BCE से लेके 5th AD तक जितनी स्क्रिप्ट आई उसे ब्राह्मी में कहते हैं। तो उसमें काफी कुछ कुछ इवोल्यूशन होता चला गया स्क्रिप्ट में। अब उसको पढ़ने के लिए मुझे इतनी सारी किताबें खोलनी पड़ी। मैंने बोला इतना कितनी मेहनत करेंगे, मैंने तो कर दी, आगे की जनरेशन के लिए क्या। 500 BC से लेके 5th AD तक की जितने अल्फाबेट में चेंजेस आए और जिस तरह के चेंजेस आए, सिर्फ एक पेज में लाके मैंने रख दिया, पूरा चार्ट बना दिया कि अब नए स्टूडेंटों को इतनी किताबें खोलने की जरूरत ही नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सामने देख लो ये चेंजेस है, दैट्स इट। मैंने उस काम को इजी बना दिया। जो चीज ज्यादा बोर करती हो, ज्यादा टफ हो, उसे सिंपल बनाओ और उसके रास्ते खुद ढूंढो। अब क्या होगा, आप उसे एंजॉय करना शुरू करोगे। जब वो काम एंजॉय करोगे तो वो स्ट्रेस क्रिएट नहीं करता है और आपके अपनी इंटेलिजेंस को बनाए रखता है। इंटेलेक्चुअल मत बनना, इंटेलिजेंट बनना। किताबी बातें रटना मत, बस उसे समझना। तो एंजॉय करोगे। समझने में कितना टाइम लगता है, याद रखने में कितना टाइम लगता है। समझने में समय कम लगता है, एफर्ट कम लगता है, लेकिन याद रखने में एफर्ट लगता है। तो एफर्टलेस स्टडी करोगे तो आई थिंक लाइफ विल बी इजी, और ये आदतें आपको आगे चल के भी काम आएगी। तो डू इट। कुछ और आंसर मिल गया बेटा? थैंक यू। किसी और कुछ पूछना है? वेलकम। That's really good. Thank you बेटा। हम जैसे हैं वैसे रहे, तो हम जैसे हैं वैसे पहचाने कैसे? जरूरत ही कहाँ है पहचानने की। मैं सिंपल सी कहती हूँ, जैसे अभी मुझे लगा कि सामने वाला इस तरह से बिहेव कर ले, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैंने एंड्योर नहीं किया। मैंने एक बार शांति से कहा
दूसरे बार भी इसका बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने तुरंत कहा। मैंने इसके सवाल के जवाब को देखा, मुझे लगा अब इसको दूं क्या, उसने डिमांड तो की, अब क्या दूं। तो जो मेरे भाव जैसे थे वैसे मैंने इस तरह से रखे जिससे किसी और को हर्ट ना हो। तो आप जो हो वैसा समझने में पूरी दुनिया पूरी जिंदगी निकल जाएगी बेटा। मैं आज साध्वी हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ, मैंने इतनी स्टडी की है, मेरा इतना मेडिटेशन पावर है, उसके बावजूद मैं कहूंगी कि मैं खुद को पूरा जानती हूँ, तो कहूंगी नो। जिस दिन पूरा जान लूंगी मैं तो मोक्ष हो जाएगा मेरा। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम अपने आप को पूरा जान सके। इसलिए इस मोमेंट को समझो। इस मोमेंट में आप क्या सोचते हो उसको फॉलो करो, और उसको सिर्फ फॉलो मत करो, कहीं हम गलत भी है तो खुद को सुधारो भी। मुझे सामने वाले के बिहेवियर पे बहुत गुस्सा आ रहा है, पर गुस्सा करने से फिर सोचो, गुस्सा करने से क्या होगा, बोलो, मेरी इमेज खराब होगी। पर मेरा गुस्सा करने का तरीका ऐसा हो कि मेरी इमेज खराब ना हो, कि जो रिजल्ट मुझे चाहिए वैसा मिल जाए, तो मैं तरीके ढूंढूं और जो मैं करूंगी वो मैं हूं। तो खुद को मैंने कहा ना, खुद को सिर्फ समझो। समझो मतलब जो अभी है, आपके जो इमोशंस हैं वही आप हो, लेकिन उस इमोशंस को समझो, लेकिन उस पर अपनी बुद्धि की लगाम रखो, बुद्धि का कंट्रोल रखो। क्योंकि आपका दिल कभी आपको सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा, वो सिर्फ आपको इमोशन दे पाता है, लेकिन आपकी बुद्धि के पास सॉल्यूशन है। तो आपको बैलेंस बनाना है आपकी इमोशंस और आपकी बुद्धि के बीच, रैशनल थिंकिंग से। इसलिए जब भी सॉल्यूशन ढूंढना हो तो रैशनल थिंकिंग से करो, लेकिन अपने इमोशंस जो हैं वो आप हो। इसलिए खुद को समझो, जैसे हो वैसे ही रहो, मत बदलो, मत बदलो सिर्फ दुनिया के लिए। कई लोगों ने मुझे कहा कि महाराज जी ऐसे नहीं चलेगा। हमारे साथ 2 डॉग्स रहे 14 इयर्स, जैन साध्वी होके एक कुत्ते साथ में रखती हो, ऐसे कैसे, कोई भी आपके रीजंस रहे हो, आपने रेस्क्यू किया, लेकिन फिर भी आप उतना अटैचमेंट करना, क्योंकि डिटैचमेंट ही साध्वियों की पहचान है, साधुओं की पहचान है। आप बस एक किसी एनिमल से अटैच हो रहे हो, मतलब ठीक है अटैचमेंट है तो है, पर स्ट्रॉन्ग इन इट। मैं माँ हूँ और मैंने मेरी माँ, अंदर की माँ को रिस्पेक्ट की, मुझे कभी कोई अड़चन नहीं हुई। और मैं कभी तो कई लोग बड़े परेशान हो जाते थे, मैं कभी मेरे ड्राइवर कहते बच्चे ठीक है, तो उन लोग तो महाराज जी आपकी शादी हो गई है। मैंने बोला नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं, बच्चे के होने के लिए शादी होना जरूरी थोड़ी है। आप सब भी तो बच्चे हो। मैं भी सबको बेटा कह के बुलाती हूँ, क्योंकि मैं माँ हूँ, सिंपल। और मैंने अपनी माँ को समझा, मेरे अंदर की माँ को, और एक्सेप्ट किया, और वैसे ही मैं जीती हूँ। क्यों, जो मैं हूँ मैं वैसी रहूँ, मैं किसी और के लिए खुद को नहीं बदलूंगी। बस अपने इमोशंस को समझो। इसलिए मैंने कहा कि आपका इमोशनल पार्ट जितना ब्लर है ना, उसे क्लियर करो, क्लीन करो, और जितना क्लीन होगा आपका कैरेक्टर उतना ही साफ सुथरा और इम्प्रेसिव होगा। इसलिए कहती हूँ जैसे खुद हो वैसे ही रहो, लेकिन इमोशंस को रिलीज करते समय रैशनल थिंकिंग जरूरी है। आपकी बुद्धि से सॉल्यूशन ढूंढो और फिर एक्सप्रेस करो। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? पूछना है किसी को कुछ? चलो, थैंक यू। 3 दिन आपने मुझे आपका समय दिया, मुझको सुना। अब अपनाया कितना वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन फिर भी कहूंगी अपनाओगी तो फायदा है, नहीं तो फिर मेरा तो क्या जाता है इसमें। पर फिर भी मेरा जाता है बहुत कुछ मेरे लिए। मैं एक माँ के रूप में हर बच्चे को देना चाहती हूँ। मैं अपनी बात आखिरी में रख के जाना चाहूंगी, क्योंकि शायद अब 3 दिन बाद आपसे मैं कब मिलूंगी वापस नहीं पता मुझे, लेकिन मैं फिर भी अपनी एक बात ये रखना चाहूंगी। मेरे जीवन का जो गोल है, मैंने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ पाया इस साधु जीवन में, लेकिन एक चीज मैंने देखी, मुझे बहुत कुछ मिला, उस मिलने के बाद उसका कोई मतलब नहीं है अगर मैं किसी को दूं ना। आज मेरी डेथ हो जाए विद इन द सेकेंड,
मेरी चीज़ें मेरे पास रहेगी और वो बिल्कुल बेमानी हो जाएगी, बेअर्थ, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए मैं देना चाहती हूँ और तब से मैंने देना शुरू किया। लास्ट 5 ईयर से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं दूँ। मैं सिर्फ देने आई हूँ। अगर आप लोगे तो ज़रूर, मैं इतना गारंटी से कहती हूँ कि जिन्होंने उन टेक्निक्स को अपनाया है और अपनाओगे, जीवन नहीं बट आप ज़रूर बदलोगे, वो पाओगे जो आप चाहते हो। और दूसरी चीज़, सब चीज़, इन सब इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन जहाँ आपकी खुशी खो गई तो सब कुछ खो जाएगा। खुशी मत खोना, आपकी हैप्पीनेस मत खोना। मैंने इतना सब कुछ पाया, मैं इतना एफर्ट कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, लेकिन एंड ऑफ द डे आई एम हैप्पी, तो ये मैं सक्सेसफुल हूँ, इसलिए मैं खुश हूँ और इसीलिए मैं जिंदा हूँ। जिस दिन खुशी खो जाएगी आप लोग मरना शुरू कर दोगे। तो मैं इतना ही कहूँगी, इस लंबी यात्रा आपके जीवन की आगे है, कहीं ना कहीं किसी न किसी को कुछ ना कुछ बनना है, कहीं ना कहीं पहुँचना है। इस पूरी जर्नी में बस मरना मत, मरना मत, जिंदा रहना। बस आपके गोल अचीव हो, आपकी लाइफ पूरी हो, एंड ऑफ द लाइफ भी आप ये, जब आपके सामने आपकी मौत हो तब आप खुद को ये कह सकोगे, यस तूने जिया। जिस दिन खुद को ये कह सकोगे ना, तब तक आप जिंदा रहो। हमेशा जिंदा रहना और प्लीज मरना मत। बी हैप्पी एंड हैव अ गुड लाइफ। As we come to the end of this inspiring session, I would like to express my heartfelt gratitude. On behalf of everyone present here, I sincerely thank respected Sadhvi Shri Shashwat Poonaji Maharaj Sahab, respected Shri Divya Poonaji Maharaj Sahab for their valuable guidance on the topic Men Within You. Your words have truly inspired us. I also extend my sincere thanks to the respected teachers and all the students for being the part of this session. Thank you everyone. Jai Jinendra.